हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जया चौहान। तो देखिए, आपके स्वस्वत पेपर 2 में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम की हम बात करने वाले हैं। इससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनेगा आपके एग्ज़ाम में। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो है वो क्या होता है। तो देखिए, इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने इम्प्लीमेंट किया था नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1952 एंड ड्यूरिंग 1969 टू 1974 ये प्रोग्राम जो है इंटीग्रल पार्ट बनाया गया था एमसीएच एक्टिविटीज़ का पीएससी पर एंड किस सब सेंटर्स पर। द डिज़ास्टर्स फोर्सिबल स्टेरिलाइजेशन कैंपेन, जो फोर्सिबल स्टेरिलाइजेशन कैंपेन हुआ था 1976 में, उससे कांग्रेस जो है वो हार गई थी 1977 के इलेक्शन में। और जून 1977 में जो न्यू गवर्नमेंट आई थी उन्होंने फॉर्मुलेट की थी न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी जिसका नाम रखा था मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड उसको रीनेम किया गया फैमिली वेलफेयर एंड नेशनल फैमिली प्लानिंग को एक अलग नाम दिया गया नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। देखिए, न्यू इनिशिएटिव्स क्या लिए गए। पहला इनिशिएटिव लिया गया कि होम डिलीवरी की जाएगी कॉन्ट्रासेप्टिव्स की। तो स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन 233 पायलट डिस्ट्रिक्ट। जो स्कीम थी वो लॉन्च की गई थी 233 पायलट डिस्ट्रिक्ट में ऑफ 17 स्टेट्स 11 जुलाई 2011 में एंड एक्सपेंडेड की गई वो पूरी कंट्री में टू 17 दिसंबर 2012। आशा इज चार्जिंग अ नॉमिनल अमाउंट फ्रॉम बेनिफिशियरीज फॉर हर एफर्ट टू डिलीवर कॉन्ट्रासेप्टिव डोर स्टेप। आशा को चार्ज दिया गया था कि वो डोर स्टेप पे कॉन्ट्रासेप्टिव डिलीवर करेगी, दैट इज़ ₹1 दिया फॉर अ पैक ऑफ 3 कॉन्डम, यानी कि ₹1 के पैक में 3 कॉन्डम दी जाएंगी एंड ₹1 फॉर अ साइकिल ऑफ OCPs, यानी कि ₹1 देना है OCPs के लिए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के लिए। ₹2 देना है फॉर अ पैक ऑफ 1 टैबलेट ऑफ ECP। और 1 टैबलेट का जो पैक है ₹2 का दिया जाएगा किसके लिए, ECP के लिए। नेक्स्ट है इंश्योरिंग स्पेसिंग एट बर्थ, यानी काउंसलिंग की जाएगी न्यूली मैरिड कपल की कि इंश्योर करें कि 2 ईयर्स इंश्योर स्पेसिंग ऑफ 2 ईयर्स आफ्टर मैरिज के बाद 2 साल का गैप हो एंड कपल्स विद फर्स्ट चाइल्ड टू हैविंग स्पेसिंग ऑफ 3 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। एंड अगर आपका पहला बच्चा है तो दूसरे बच्चे के लिए कितना स्पेस हो, 3 ईयर्स का गैप हो। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इंट्रोड्यूस किया था शॉर्ट टर्म IUCD जिसको हम 5 ईयर्स इफेक्टिवली कहते हैं, कॉपर IUCD 375 अंडर द नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। एंड एक न्यू मेथड जो है IUCD इंसर्शन का इंट्रोड्यूस किया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ पोस्टमार्टम फैमिली प्लानिंग सर्विसेज एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो प्रोवाइड करता है प्लेसमेंट ऑफ डेडिकेटेड फैमिली प्लानिंग काउंसलर्स एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल। प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट भी दी गई थी, निश्चय होम बेस्ड प्रेगनेंसी टेस्ट किट लॉन्च की गई थी अंडर दी प्रोग्राम NRHM 2008 अक्रॉस द कंट्री। और इसमें क्या हुआ था, प्रेगनेंसी जो टेस्ट किट्स थी वो अवेलेबल थी सब सेंटर पर एंड टू द आशा पर कि ये फैसिलिटेट करती हैं कि अर्ली डिटेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग हो फॉर द आउटकम्स ऑफ प्रेगनेंसी के लिए, यानी अर्ली डिटेक्ट किया जाए और अर्ली उसकी देखा जाए। प्राइवेट सेक्टर का क्या इन्वॉल्वमेंट है, तो देखिए, ग्रांट नेट्स आर प्रोवाइडेड टू वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन फॉर रनिंग फैमिली वेलफेयर सेंटर एंड पोस्टमार्टम सेंटर। मतलब एक वॉलंटियर इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन चलाई गई, ठीक है, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को चलाने के लिए। स्कीम में क्या किया गया, प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को भी इन्वॉल्व किया गया, ठीक है, और एक्सटेंडेड किया गया टू द इंटीग्रेटेड मेडिसिन। एंड गवर्नमेंट ने क्रिएट की नेशन वाइड रिटेल आउटलेट्स फॉर सेलिंग सब्सिडाइज कॉन्डम्स। सब्सिडाइज कॉन्डम्स भी हमको मिले, गवर्नमेंट ने क्रिएट किया नेशन वाइड रिटेल आउटलेट्स। देखिए, नेक्स्ट आपके एग्जाम में बनेगा डेमोग्राफी के बारे में कि उसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी और उसके सोर्सेज पूछे जाएंगे। तो देखिए, डेमोग्राफी क्या होता है, इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन की साइंटिफिक स्टडी करना डेमोग्राफी करता होता है। ये 3 ऑब्जर्वेबल फिनोमेना पर फोकस करता है। पहला होता है चेंजेस इन पॉपुलेशन साइज, या तो ग्रोथ हो या डिक्लाइन हो। दूसरा फोकस करता है कंपोजिशन क्या है पॉपुलेशन का। तीसरा क्या है डिस्ट्रीब्यूशन क्या है पॉपुलेशन का ना स्पेस। ये डील करता है विथ 5 डेमोग्राफिक प्रोसेसेस जिनका नाम क्या क्या है, फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, मैरिज, माइग्रेशन एंड सोशल मोबिलिटी। ये 5 प्रोसेसेस कंटिन्यूसली एट वर्क होती हैं विद इन अ पॉपुलेशन, जो डिटरमाइन करती हैं उसका साइज, कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हम बात करते वाले हैं कि जो सोर्सेज क्या है डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। तो कई सारे सोर्सेज होते हैं डेमोग्राफिक स्टेटस के। देखिए, पहला होता है पॉपुलेशन सेंसस, फिर होता है रिकॉर्ड ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स
जो कि एक पूरा चैप्टर है, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसके बाद था रिकॉर्ड ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट, रिकॉर्ड ऑफ हेल्थ इंस्टीट्यूशन, स्पेशल सर्वे करना, पीरियोडिक पब्लिकेशन जो कि WHO करता है बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्ट्रार जनरल इंडिया, डायरेक्टोरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज विच इज द DGHA न्यू दिल्ली एंड स्टेट हेल्थ डायरेक्टोरेट्स। एंड मिसलेनियस में आता है अदर हेल्थ एजेंसीज एंड मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट्स लाइक हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स। ठीक है, तो ये सब क्या क्या हो गए, हमारे सोर्सेज हो गए, और ये सब मैं आपको ऑलमोस्ट पढ़ा चुकी हूँ। आप वाइटल स्टैटिस्टिक्स वाला लेक्चर देख सकते हैं जिसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड। लाइक क्वेश्चन बनेगा डिफाइन फैमिली प्लानिंग एंड एलिजिबल कपल एंड द टारगेट कपल। तो WHO ने इसकी क्या डेफिनेशन बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1971 में बताई है। A way of thinking and living that is adopted voluntarily upon the basis of knowledge, attitude, and responsible decisions by individuals and couples in order to promote the health and welfare of the family group, thus contribute effectively to the social development of a country। मतलब एक ऐसी सोच, अ वे ऑफ थिंकिंग, एक सोचने का ऐसा तरीका या जीने का ऐसा तरीका जो अडॉप्ट किया जाता है वॉलंटरली, किसके बेसिस पर, नॉलेज के बेसिस पर, एटीट्यूड के बेसिस पर, एंड रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस लिए जाते हैं किसके द्वारा, इंडिविजुअल्स एंड कपल्स के द्वारा, इन ऑर्डर टू प्रमोट, किस लिए कि वो प्रमोट करते हैं हेल्थ एंड वेलफेयर फैमिली ग्रुप का, एंड थस कंट्रीब्यूट करते हैं इफेक्टिवली सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, और कंट्री के सोशल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये डेफिनेशन जो फैमिली प्लानिंग की वो WHO ने 1971 में दी थी, तो आप इसे लर्न कर लें तो अच्छा होगा, समझ लें तो भी आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि हेल्थ एस्पेक्ट क्या होते हैं फैमिली प्लानिंग के। तो देखिए सबसे पहले आता है इसमें वुमेन हेल्थ। वुमेन की हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो फैमिली प्लानिंग रिड्यूसेस मैटरनल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी एंड इम्प्रूव्स हेल्थ। फैमिली प्लानिंग से क्या होता है कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी है वो रिड्यूस होती है एंड हेल्थ भी इंप्रूव होती है। द हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ अ फैमिली प्लानिंग अकर्स प्राइमरली थ्रू, जो हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ता है वो क्या पड़ता है, पहला होता है कि अवॉइडेंस ऑफ द अनवांटेड प्रेगनेंसी अवॉइड होती है, लिमिटेड द नंबर ऑफ बर्थ एंड प्रॉपर स्पेसिंग, नंबर ऑफ बर्थ लिमिट हो जाते हैं एंड प्रॉपर स्पेसिंग होती है। नेक्स्ट टाइमिंग ऑफ बर्थ, जो बर्थ का जो टाइमिंग होता है पर्टिकुलरली द फर्स्ट एंड लास्ट इन रिलेशन टू द एज ऑफ मदर की एज के रिलेशन पे जो टाइमिंग होती है बर्थ की वो भी क्या होती है, इससे डिसाइड हो जाती है, इससे भी उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट गारंटिंग एसेस टू फैमिली प्लानिंग अलोन कुड रिड्यूस द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स बाय 25%। ये एस्टिमेट किया गया कि फैमिली प्लानिंग के एक्सेस की वजह से मैटरनल डेथ 25% तक कम हुई है और चाइल्ड मोर्टेलिटी 20% तक कम हुई है ना। तो 25% इन द मैटरनल डेथ एंड 20% इन द चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में गिरावट आई है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फीटल हेल्थ। फीटल हेल्थ में क्या आएगा, देखिए अ नंबर ऑफ कंजेनाइटल एनोमलीज, यानी कई सारी कंजेनाइटल एनोमलीज भी पता लग जाती है, लाइक डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एसोसिएटेड विद एडवांसिंग मैटरनल एज। सच कंजेनाइटल एनोमलीज कैन बी अवॉइडेड बाय टाइमिंग द बर्थ इन रिलेशन टू द मदर्स एज, यानी कुछ कंजेनाइटल एनोमली को हम पहले ही अवॉइड कर सकते हैं। फर्दर तो क्वालिटी ऑफ अ पॉपुलेशन, उससे क्या होगा, जो हमारी पॉपुलेशन की क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होगी। यानी कि अगर कोई ऐसा बच्चा जिसमें कोई डिफेक्ट है अगर वो नहीं आएगा हमारी पॉपुलेशन में, तो हमारी पॉपुलेशन कैसी होगी, क्वालिटी वाली होगी। ठीक है, ओनली बाय अवॉइडिंग कम्प्लीटली अनवांटेड बर्थ, जिससे क्या होगा, हम सारी अनवांटेड बर्थ जो है उनको अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं चाइल्ड हेल्थ के बारे में। चाइल्ड हेल्थ मतलब चाइल्ड मोर्टेलिटी इंक्रीजेज व्हेन प्रेगनेंसी अकर इन रैपिड सक्सीजन, यानी कि चाइल्ड मोर्टेलिटी कब बढ़ती है, जब प्रेगनेंसी कब हो, रैपिड सक्सीजन हो, यानी कि हाल ही हाल हो। और बर्थ इंटरवल 2 to 3 ईयर्स, यानी बर्थ का इंटरवल यानी 2 से 3 साल का बर्थ इंटरवल होना चाहिए, जो कि डिज़ायरेबल होता है टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। यानी अगर आपको चाइल्ड की मोर्टेलिटी रिड्यूस करनी है तो 2 से 3 साल का गैप होना चाहिए। बर्थ स्पेसिंग एंड फैमिली साइज आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर चाइल्ड ग्रोथ डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन, यानी बर्थ में स्पेसिंग होना और फैमिली साइज जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है चाइल्ड की ग्रोथ डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन के लिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फैमिली प्लानिंग जो है वो रिड्यूस करता है इन्फेक्शियस डिसीजेज, स्पेशली इन्फेक्शियस गैस्ट्रोएंटेराइटिस, रेस्पिरेटरी एंड स्किन इन्फेक्शंस। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि फैमिली प्लानिंग के लिए एलिजिबल कपल्स कौन कौन से होते हैं। एंड एलिजिबल कपल रिफर टू अ करेंटली मैरिड कपल, यानी जो करेंटली मैरिड कपल होते हैं वो एलिजिबल होते हैं, वेयर इन द वाइफ इज इन द रिप्रोडक्टिव एज, जो वाइफ होती है वो रिप्रोडक्टिव एज में होती है, दैट इज अ 15 to 45 ईयर्स। अब आता है टारगेट कपल। टारगेट कपल कौन होते हैं इसमें, वो कपल होते हैं जिनमें हु हैव 2 to 3 लिविंग चिल्ड्रन, जिनके पास ऑलरेडी 2 से 3 लिविंग चिल्ड्रन है, वो टारगेट कपल होते हैं। फैमिली प्लानिंग वॉज लार्जली डायरेक्टेड टू द सच कपल्स। फैमिली प्लानिंग है वो सच लार्जली किस पे डायरेक्टेड है, इन्हीं कपल्स पे टारगेटेड है। द डेफिनेशन फॉर टारगेट कपल हैज़ बीन ग्रेजुअली इनलार्ज, जो टारगेट कपल की डेफिनेशन है वो इनलार्ज हो गई है टू इंक्लूड फैमिलीज
उन फैमिलीज में भी जिनमें वन चाइल्ड है और इवन न्यूली मैरिड कपल्स विद अ व्यू जो डेवलप एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडिया ऑफ द फैमिली प्लानिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज। तो फैमिली प्लानिंग में सिर्फ टारगेट कपल और एलिजिबल कपल के अलावा वो भी फैमिलीज इन्वॉल्व हुई हैं जिनमें वन चाइल्ड है और न्यूली मैरिड कपल्स भी हैं जिनका व्यू है कि वो डेवलप करने चाहते हैं एक्सेप्टेंस किसका, आइडिया ऑफ फैमिली प्लानिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज। अब देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि फैमिली प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो पहला है देखिए अनवांटेड बर्थ को अवॉइड करना, वांटेड बर्थ लाना, रेगुलेट करना इंटरवल बिटवीन द प्रेगनेंसीज, कंट्रोल करना टाइम एट विच बर्थ अकर इन रिलेशन, किसके रिलेशन में, टू द एज ऑफ द पेरेंट, डिटरमाइन करना नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बनता है कि प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन के क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो देखिए पॉपुलेशन जो है वो रिड्यूस करती है, रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन की रेट रिड्यूस करती है, हायर रेट ऑफ पॉपुलेशन के लिए हमको मोर इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, ये रिड्यूस करती है पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, एडवर्स इफेक्ट आता है हमारी पर कैपिटा इनकम पर, एंड लार्ज पॉपुलेशन क्रिएट करती है द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो इतने सारे एम्प्लॉयमेंट हम कहाँ से लाएंगे। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ क्रिएट करती है फूड प्रॉब्लम, देखिए ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो फूड की भी दिक्कत आएगी। पॉपुलेशन फार्मिंग, पॉपुलेशन विशियस सर्कल, अनविशियस सर्कल बन जाएगा पॉवर्टी का, यानी कि गरीबी भी आएगी। रिडक्शन इन एफिशिएंसी ऑफ लेबर फोर्स की जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी। रैपिड पॉपुलेशन से वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डिक्लाइन करेगा, एनवायरनमेंट पे भी एडवर्स इफेक्ट आएगा, सेल्फ रिलायंस पे भी ऑब्स्टिकल आएगा, ट्रेंड जो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का वो डिक्लाइन करेगा, एंड द ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है वो लोअर करेगी क्या, स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन बन सकता है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ जब मैंने आपको नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स पढ़ाए थे। तो देखिए ये सेम वही है कि देखिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी का एम क्या है, नीड्स फॉर द कॉन्ट्रासेप्शन, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ पर्सनल, प्रोवाइड करना इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी फॉर बेसिक रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ना अप्रैल 1976 में इंडिया ने फॉर्म किया था फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, और इसकी मिनिमम एज जो उन्होंने लीगल मिनिमम एज बनाई थी मैरिज की 15 to 18 थी फॉर फीमेल्स एंड 18 to 21 फॉर द मेल्स। द नेशनल हेल्थ पॉलिसी अप्रूव बाय द पार्लियामेंट इन 1983, और उन्होंने सेट किया लॉन्ग टर्म डेमोग्राफिक गोल्स ऑफ अचीविंग अ नेट प्रोडक्टिव रेट मीन्स NRR 1 बाय द ईयर 2000, जब वो अचीव नहीं की गई थी। लेकिन नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 इज द लेटेस्ट इन द सीरीज। ये रीअफर्म करती है दैट कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स टारगेट फ्री अप्रोच इन एडमिनिस्ट्रिंग फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, यानी गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर कमिटमेंट दिया किसके टुवर्ड्स, रिगार्ड द फ्री अप्रोच जो है इन टुवर्ड्स द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को फ्री अप्रोच दिया जाए। इट गिव्स इन्फॉर्म चॉइस टू द पीपल टू द वॉलंटरी अवेल टू द प्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज, और इससे क्या हुआ कि लोगों के पास ये सर्विसेज वॉलंटरीली पहुंचने लगी। ये डील करता है विद द वुमेन एजुकेशन, एम्पावरिंग वुमेन फॉर इम्प्रूव हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड सर्वाइवल एंड हेल्थ, द अनमीट नीड्स फॉर द फैमिली वेलफेयर सर्विसेज, हेल्थ केयर फॉर द अंडर सर्व पॉपुलेशन के लिए भी हेल्थ केयर मिलेगी, लाइक जो अर्बन स्लम्स हैं, है ना, यानी जो अर्बन में जो स्लम्स होती है ना, झुग्गी झोपड़ी होती है, उनको भी एक अच्छी हेल्थ केयर मिलेगी। ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको मिलेगी, हिल एरिया में जो लोग हैं, है ना, डिस्प्लेस्ड माइग्रेंट पॉपुलेशन है, उनको भी एक अच्छी हेल्थ मिलेगी। एडोलसेंट हेल्थ एंड एजुकेशन, इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ मैन का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा इन प्लान पेरेंटहुड एंड कोलैबोरेशन विद द NGOs। ऑब्जेक्टिव क्या है NPP का, तो देखिए ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, टू ब्रिंग द TFR टू रिप्लेसमेंट लेवल बाय 2010। द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है अचीव करना रिक्वायरमेंट्स ऑफ सुटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट प्रोडक्शन। स्कूल एजुकेशन हमको कंपलसरी करनी है अब द एज ऑफ 14, फ्री एंड कंपलसरी हो, टू रिड्यूस ड्रॉप आउट एट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल्स अप टू बिलो 20% फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, यानी जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के ड्रॉप आउट है उनको हम 20% तक उनको हमें रिड्यूस करना है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी हमको कम करना है बिलो 30, यानी 30 से भी कम लाना है पर 1000 लाइफ बर्थ्स, एंड एड्रेस करना है नीड्स फॉर द बेसिक रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज, जो बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करनी है, उनको एड्रेस करना है, उनको सप्लाई करना है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमको बनाना है। नेक्स्ट जो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है 5 मार्क्स में, कि क्लासीफाई एंड डिस्क्राइब द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अलावा ये फैमिली प्लानिंग के नाम से भी आ सकता है, लाइक क्लासीफाई एंड डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो देखिए मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में देखिए पहली बार 2 मेथड्स आते हैं, पहला होता है स्पेसिंग मेथड्स, दूसरा होता है टर्मिनल मेथड्स।
स्पेसिंग मेथड्स में देखिए 5 आते हैं, और जो टर्मिनल मेथड्स में देखो ये सबको पता ही होगा, मेल स्टेरिलाइजेशन एंड फीमेल स्टेरिलाइजेशन। देखिए मेल स्टेरिलाइजेशन में आता है वेसेक्टोमी, फीमेल स्टेरिलाइजेशन में आता है ट्यूबेक्टोमी। स्पेसिंग मेथड में देखिए बेरियर मेथड, तो बेरियर में जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड कॉम्बाइंड। देन आता है आईयूडी, हार्मोनल मेथड, पोस्ट कॉन्सेप्शनल मेथड, मिसलेनियस। देखिए आप एग्जाम में जब भी आंसर लिखेंगे तो आप पहले ये जो पूरा फ्लो चार्ट है आप इसे बना दीजिए एरो लगा के, किसमें कितने टाइप्स है, इससे एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि हाँ आपको बेसिक चीज़ें सारी पता हैं। फिर आप एक एक सीन को एक्सप्लेन कर दीजिए शॉर्ट में। तो देखिए ये सब प्रिवेंटिव मेथड्स हैं टू हेल्प वुमेन टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए? सेफ होना चाहिए, इफेक्टिव, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, इनएक्सपेंसिव होना चाहिए यानी ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, रिवर्सिबल हो, सिंपल हो टू एडमिनिस्टर एंड इंडिपेंडेंट हो ऑफ क्वाइटस, एंड लॉन्ग लास्टिंग हो टू फ्रीक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिक्वायरिंग लिटिल और नो मेडिकल सुपरविजन, यानी जिसके लिए हमको बहुत ही लिटिल मेडिकल सुपरविजन चाहिए। देखिए तो पहले हम बात करने वाले हैं स्पेसिंग मेथड्स और बेरियर मेथड्स की। ठीक है, तो स्पेसिंग मेथड्स में भी देखिए आता है सबसे पहला हमारा, स्पेसिंग मेथड्स में ही ये सारे आते हैं। तो देखिए इसमें पहला है बेरियर मेथड्स। तो बेरियर मेथड में भी आते हैं 3, जिसमें हम पहले पढ़ने वाले हैं फिजिकल मेथड, देन केमिकल मेथड एंड देन कॉम्बाइंड मेथड। देखिए फिजिकल मेथड में आता है सबसे पहला कॉन्डम, देन आता है डायफ्राम। तो देखते हैं कॉन्डम क्या होता है। ये लेटेक्स का बना होता है। ये मोस्ट वाइडली नोन एंड यूज्ड बेरियर मेथड डिवाइस है जो प्रिवेंट करता है सीमेन को फ्रॉम बीइंग डिपोजिटेड इन द वजाइना। इंडिया को उसको निरोध नाम से जाना जाता है, एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रिवेंशन। ठीक है, फीमेल कॉन्डम्स भी यूजुअली अवेलेबल होती हैं बट दीज आर कॉस्टली एंड इनकन्वीनियंट होती हैं, सो दे आर नॉट इन यूज़। ठीक है, अ न्यू कॉन्डम शुड बी यूज्ड फॉर ईच सेक्सुअल एक्ट, यानी एक न्यू कॉन्डम यूज़ करना चाहिए हमको हर सेक्सुअल एक्ट में। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं देखते जाइए। ये इजीली अवेलेबल है, सेफ एंड इनएक्सपेंसिव है, ईजी टू यूज़ है, इसमें हमको मेडिकल सुपरविजन नहीं चाहिए होता, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते हैं, लाइट है, कॉम्पैक्ट एंड डिस्पोजेबल है, प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन नॉट ओनली अगेंस्ट द प्रेगनेंसी बट ऑल्सो अगेंस्ट द एसटीडी। अब देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है। ये स्लिप ऑफ कर सकता है, टीयर हो सकता है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स ड्यू टू द इनकरेक्ट यूज़, एंड इंटरफेयर कर सकता है विद द सेक्स सेंसेशन लोकली। ठीक है, ये देखिए रहा डायग्राम। अब बात करते हैं दूसरा, इसमें आता है बेरियर मेथड में भी, फिजिकल मेथड्स में पहला हो गया कॉन्डम, दूसरा आता है डायफ्राम। डायफ्राम एक डच कैप होता है जो कि एक विजाइनल बैरियर होता है, सिंथेटिक रबर और प्लास्टिक मटेरियल का बना होता है। आपको मटेरियल पता होना चाहिए। ये रेंज करता है डायमीटर 5 से 10 सेंटीमीटर या 2 to 4 इंचेस। फॉर सक्सेसफुल यूज ऑफ डायफ्राम विजाइनल टोन जो है वो रीजनेबल होना चाहिए, एंड डायफ्राम को इंसर्ट किया जाता है बिफोर द सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड मस्ट रिमेन इन प्लेस फॉर नॉट लेस देन 6 आवर्स, और ये अपने प्लेस पर ही होना चाहिए, एंड 6 घंटे तक के बाद तक भी अपनी ही प्लेस पे होना चाहिए। और स्पर्मिसाइडल जेली को हमेशा उसमें यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद डायफ्राम। एडवांटेजेस ये हैं, देयर इज़ नो रिस्क एंड मेडिकल कॉन्ट्राइंडिकेशन। डिसएडवांटेज ये हैं, इनिशियली फिजिशियन और अदर ट्रेन्ड पर्सन जो है वो चाहिए इस टेक्निक को इंसर्ट करने के लिए डायफ्राम को इनटू द वजाइना टू इंश्योर अ प्रॉपर फिट, एंड आफ्टर डिलीवरी इट कैन बी यूज्ड ओनली आफ्टर इन्वॉल्यूशन ऑफ द यूट्रस इज कम्प्लीटेड। डिलीवरी के बाद तभी हम यूज़ कर सकते हैं जब इन्वॉल्यूशन जो है वो यूट्रस का कंप्लीट हो जाए। इफ द डायफ्राम इज लेफ्ट इन द वजाइना फॉर लॉन्ग पीरियड, इससे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम भी हो सकता है अगर लंबे समय तक ये वहाँ रह जाए तो। नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल मेथड हो गया। अब आता है हमारे केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में देखिए 4 कैटेगरीज होती हैं, फोम टैबलेट्स, फोम एरोसोल्स, देखिए क्रीम, जेलीज एंड पेस्टेज भी स्क्यूज्ड फ्रॉम अ ट्यूब, सपोजिटरीज इंसर्टेड मैनुअली, सोर्बल फिल्म्स भी होती है जिनको हम कहते हैं सी फिल्म, जो भी इंसर्टेड होती है मैनुअली। द स्पर्मिसाइड्स भी होता है जिसमें बेस होता है इनटू विच स्पर्मिसाइड इज इनकॉर्पोरेटेड, एंड कॉमनली यूज जो मॉडर्न स्पर्मिसाइड है जिसको हम कहते हैं सल्फेट एक्टिव एजेंट्स, जो अटैच करता है टू दी स्पर्मेटोजोआ, इनहिबिट करता है ऑक्सीजन अपटेक एंड किल कर देता है स्पर्म्स को। ठीक है, तो स्पर्मिसाइड्स भी यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए इसमें फोम टैबलेट्स, फोम एरोसोल्स, ये सब आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेन ड्रॉबैक क्या है स्पर्मिसाइड्स का, इनकी फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है। दे मस्ट बी यूज ऑलमोस्ट इमीडिएटली बिफोर इंटरकोर्स, इनको जस्ट इमीडिएटली यूज़ किया जाता है एंड रिपीटेड किया जाता है बिफोर ईच सेक्स एक्ट। दे मस्ट बी इंट्रोड्यूस इन टू दोज रीजन्स, इनको हमेशा उन रीज़न में इंट्रोड्यूस किया जाता है जहाँ पे स्पर्म्स आर लाइकली टू बी डिपोजिटेड, एंड ये माइल्ड बर्निंग और इरिटेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करने वाले कॉम्बाइंड मेथड की। तो देखिए जो कॉम्बाइंड मेथड है इसमें केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं अलॉन्ग विद द कॉन्डम्स, डायफ्राम एंड वजाइनल स्पॉन्ज, टू इंक्रीज एफिकेसी बढ़ाने के लिए केमिकल्स यूज़ किए। देखिए दूसरा कॉन्ट्रासेप्शन मेथड जो होता है वो होता है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। इसमें देखिए पहला होता है, इसमें 3 तरह की होती हैं आईओडीज़। फर्स्ट जनरेशन आईओडीज़ जो होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। वो इनर्ट और नॉन मेडिकेटेड डिवाइसेस होती हैं, यूजुअली पॉलीथाइलीन की बनी होती हैं और पॉलीमर्स की बनी होती हैं।
ये डिफरेंट शेप एंड साइजेस में आती हैं, लाइक लूप, स्पाइरल, कॉइल, रिंग्स एंड बाउल्स में आती हैं। और इन सब में भी देखा जाए तो जो लिप्स लूप है वो बेस्ट नोन एंड कॉमनेस्ट डिवाइस है इन द डेवलपिंग कंट्रीज़। तो आपको याद रखना है फर्स्ट जनरेशन आईओडी में कौन सा आता है, लिप्स लूप आता है। ठीक है, आपके एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। सेकेंड जनरेशन आईओडीज़ में ये आता ही है, तो आपको याद रखना है। सेकेंड जनरेशन आईओडीज़ देखिए, ये कॉपर बियरिंग होती हैं जिसमें कॉपर वायर रैप्ड होता है उस डिवाइस पर। फॉर एग्जांपल इसमें कॉपर T200, कॉपर T380A और AG, नोवा टी एक्सेट्रा ये सब आती हैं। द नंबर्स इंक्लूडेड इन द नेम्स ऑफ द डिवाइसेस रिफर टू द सर्फेस एरिया। जो इसमें नंबर्स हैं वो रिफर करते हैं सर्फेस एरिया पर। द कॉपर T200 अप्रूव है 4 साल के लिए, नोवा टी 5 साल के लिए एंड कॉपर T380A जो है वो 10 ईयर्स के लिए है। ये देखिए, हेयर इट इज़ द कॉपर वायर, ये सर्विक्स है, ये देखिए यहाँ पे लगी हुई है, दिख रही है आपको, ये देखिए ये कॉपर वायर है, ये स्ट्रिंग्स यहाँ पर रहती है उसकी। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या है इसकी, एक्सपल्शन रेट लो है, लोअर इंसिडेंस साइड इफेक्ट के लाइक पेन एंड ब्लीडिंग, फिट करना इजी है नलीपेरस वुमेन में ड्यू टू द स्मॉल साइज, एंड इफेक्टिव है एज पोइकॉर्टल कॉन्ट्रासेप्टिव इंसर्टिव विद इन 3 to 5 days ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद भी अगर हम इसको लगाते हैं तो ये इफेक्टिव है। थर्ड जनरेशन आईओडीज़ में देखिए क्या आता है, ये हार्मोनल डिवाइसेस होती हैं, इसमें हार्मोन रिलीज होता है स्लोली इनटू द यूटेरस, इनको हम प्रोजेस्टेरोन और लेवोन और गेस्ट्रल कहते हैं। प्रोजेस्टेरोन रिलीजिंग आईओडी ये रिप्लेस होती हैं हर साल बिकॉज द रिजर्वर जो होता है प्रोजेस्टेरोन का वो डिप्लीट हो जाता है 12 से 18 मंथ में। एंड इसमें लीवोन और गेस्ट्रॉल आईओडी यूज़ की जा सकती है फॉर एटलीस्ट 7 years, प्रोबेबली 10 years। देखिए जो कॉपर T380 जो है वो सब 200 जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। ठीक है, 10 years वाली आपको याद रखनी है, कॉपर T380A है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म क्या होता है। देखिए जो फर्स्ट जनरेशन आईओडी होती हैं ये फॉरेन बॉडी, ये क्या करती हैं, जो फॉरेन बॉडी आती है यूटेरस में उसमें सेलुलर और बायोकेमिकल चेंजेस कर देती हैं। ठीक है, किसमें, एंडोमेट्रियम और यूट्राइन फ्लूइड्स में। और इससे क्या होती है, ये इम्पेयर कर देती हैं वायबिलिटी गैमीट की, और जिससे फर्टिलाइजेशन के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। सेकेंड जनरेशन आईओडी क्या करती हैं, सेलुलर रिस्पॉन्स को इन्हेंस करती हैं एंडोमेट्रियम में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कॉपर, और ये यूट्रस में एंजाइम्स को इफेक्ट करती हैं बाय अल्टरिंग द बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। ये क्या करती हैं, जो सर्वाइकल म्यूकस है उसका बायोकेमिकल कंपोजिशन एल्टर कर देती हैं, और जो कॉपर आयंस है वो क्या करते हैं, स्पर्म की जो मोटिलिटी है, जो हमारे स्पर्म है जो उसकी मोटिलिटी है उसको इफ़ेक्ट करती हैं, कैपेसिटेशन को और सर्वाइवल को। ठीक है, मोटिलिटी यानी कि उनकी कम हो जाएगी। हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस क्या करती हैं, विस्कोसिटी जो है सर्वाइकल म्यूकस की बढ़ा देती हैं, जिससे क्या होता है, स्पर्म जो है वो सर्विक्स में एंटर करने से प्रिवेंट करती हैं। और इनमें हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन होता है, ये मेंटेन करती हैं हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन इन द एंडोमेट्रियम, थस रिलेटिवली लो लेवल होता है एस्ट्रोजन का, और सस्टेन करती हैं एंडोमेट्रियम फेवरेबल, एंडोमेट्रियम को अनफेवरेबल बना देती हैं इम्प्लांटेशन के लिए। कौन, हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस। तो आपको थोड़ा थोड़ा इनका मेथड मैकेनिज्म याद रखना है। एडवांटेजेस क्या है, देखिए आईओडी के, इसमें हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं होता, इंसर्शन को सिर्फ कुछ मिनट्स लगते हैं, सिंपल इंसर्शन प्रोसीजर होते हैं। वंस इंसर्टेड जब हो जाते हैं आईओडी तो ये लंबे समय तक रहती है, इनएक्सपेंसिव होती है, कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट इज रिवर्सिबल होता है बाय द रिमूवल ऑफ आईओडी, सिस्टमिक मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट्स ऑफ हार्मोनल पिल से ये फ्री होती है, हाईएस्ट कंटिन्यूशन रेट होती है, और कंटिन्यूअल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है कि हाँ आपको पिल लेनी है डेली, इस तरह का कुछ नहीं है। और टू यूज़ अ बेरियर मेथड की भी ज़रूरत नहीं है कि आपको उसको रोज़ यूज़ करना है, ये सिर्फ सिंगल एक्ट ऑफ मोटिवेशन इसमें चाहिए। ठीक है, बात करते हैं कि साइड इफेक्ट एंड कॉम्प्लिकेशन का आईओडी के। तो देखिए ब्लीडिंग, पेन, पेल्विक इन्फेक्शन, यूटेराइन परफोरेशन, प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और एक्सपल्शन, ये सब इसके साइड इफेक्ट हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपको कब नहीं यूज़ करना आईओडी का, तो अगर सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी है तो PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ है, वेजाइनल ब्लीडिंग है, इसका सर्विक्स का कैंसर है, यूटेरस और एडनेक्स है, अदर पेल्विक ट्यूमर है अगर, और प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो आपको यूज़ नहीं। देखिए एक आइडियल आईओडी कैंडिडेट कौन होता है, जिसके पास एटलीस्ट एक चाइल्ड हो, पेल्विक डिसीज़ की कोई भी हिस्ट्री ना हो, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड हो, जिसमें विलिंग हो कि वो चेक कर सके आईओडी की टेल। ठीक है, हु हैज़ एक्सेस, जिसके पास एक्सेस हो कि वो फॉलोअप पर ट्रीटमेंट के लिए आ सके, और कोई प्रॉब्लम अगर हो तो आती है, मोनोगेमस रिलेशनशिप हो। 1985 में अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट ने स्टेट किया था कि आईडीज़ जो हैं वो रिकमेंड नहीं है उन वुमेन के लिए जिनके पास वो हैव नॉट हैड चिल्ड्रन, जिनके पास अभी
अब देखिए जो स्पेसिंग मेथड से, इस मेथड्स में हमने बैरियर मेथड पढ़ लिया और आईयूडी पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं तीसरा, जो कि है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हार्मोनल में देखिए ओरल पिल्स होते हैं एंड डिपोर्स स्लो रिलीजिंग फॉर्मुलेशन होते हैं। ओरल पिल्स में भी कई टाइप्स है, कॉम्बाइंड पिल, प्रोजेस्टोजन ओनली पिल, पोस्ट क्वाइटल पिल, वंस अ मंथ पिल एंड मेल पिल। डिपोर्ट में देखिए इंजेक्टेबल्स आते हैं, सबक्यूटेनियस इम्प्लांट्स एंड वेजाइनल रिंग्स। सबसे पहले बात करने वाले कॉम्बाइंड पिल की। देखिए तो कॉम्बाइंड पिल है, उसमें 30 to 35 mcg सिंथेटिक एस्ट्रोजन होता है एंड 0.5 to 1 mg प्रोजेस्टेजन होता है। ये पिल ओरली दी जाती है 21 दिन तक। कब बिगिन करते हैं? 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5th डे पर शुरू करते हैं, फॉलोड बाय अ ब्रेक ऑफ 7 days में 7 दिन का ब्रेक लेते हैं जब हमारे पीरियड्स चल रहे होते हैं। ठीक है, और 5वें दिन से देते हैं और 21 days तक। व्हेन द ब्लीडिंग अकर्स, दिस इज़ कंसिडर फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट साइकिल। जब ब्लीडिंग होती है तो इसको हम फर्स्ट डे मानते हैं नेक्स्ट साइकिल का। अगर ब्लीडिंग नहीं होती है तो वुमेन को इंस्ट्रक्टेड किया जाता है टू स्टार्ट द सेकंड साइकिल 1 week आफ्टर द प्रीसीडिंग वन। तो सेकंड साइकिल हम कब शुरू करेंगे? 1 week छोड़ के। ऑर्डिनरली जो वुमेन है वो मेंस्ट्रुएट करती है आफ्टर द सेकंड कोर्स ऑफ पिल इनटेक एंड द पिल जो है वो एवरी डे लेना है फिक्स टाइम पर, प्रेफरेबली बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 टाइप के वेरिएशन बनाए इसमें, लो डोज ओरल पिल्स के, माला डी एंड माला एन नाम से, ब्रांड नेम से आते हैं। एक आता है प्रोजेस्टोजन ओनली पिल, जिसमें सिर्फ, इसको मिनी पिल और माइक्रो पिल भी कहते हैं, इसमें सिर्फ प्रोजेस्टोजन होता है। और नेवर गेन वाइड स्प्रेड यूज़, इसका वाइड स्प्रेड यूज़ नहीं होता है बिकॉज ऑफ पुअर साइकिल कंट्रोल और इंक्रीज प्रेगनेंसी रेट। ये प्रेगनेंसी रेट बढ़ा देती है। दे कुड बी प्रिस्क्राइब टू ओल्डर वुमेन में दे सकते हैं हम। कॉम्बाइंड पिल इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिकॉज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर रिस्क की वजह से कॉम्बाइंड पिल जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। आती है पोस्ट क्वाइटल इंटरसेप्शन। 2 मेथड्स अवेलेबल हैं। देखिए पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्शन के लिए आईयूडी, टू इंसर्ट एन आईयूडी इफ एक्सेप्टेबल, स्पेशली अ कॉपर डिवाइस विद इन 5 days ऑफ इंटरकोर्स। तो पोस्ट क्वाइटल यानी कि हो चुका है आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए इंटरकोर्स के विद इन 5 days में आपको कॉपर डिवाइस इंसर्ट कराना है। हार्मोनल में आपको लेविनोगेस्ट्रोल 0.5 mg टैबलेट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में देनी है। इट इज़ यूज एज अ 1 टैबलेट। 1 टैबलेट हम देते हैं 0.75 mg की विद इन 72 hours, 72 घंटे के अंदर देते हैं ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स। एंड सेकेंड टैबलेट देते हैं आफ्टर 12 hours ऑफ फर्स्ट डोज, और जो फर्स्ट डोज दिया उसके 12 घंटे के बाद हम सेकेंड डोज देते हैं। 2 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जिसमें 50 mcg इथेनाइल एस्ट्राडायोल होता है, और 4 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जिनमें 30 से 35 mcg इथेनाइल एस्ट्राडायोल होता है। ये विद इन 72 hours ऑफ इंटरकोर्स देते हैं, फॉलोड बाय द सेम डोज आफ्टर 12 hours, और 12 hours के बाद हमको सेम डोज देना है। एक आती है वंस अ मंथ पिल जो कि एक्सपेरिमेंटल फेज में है, और मेल पिल वो भी एक्सपेरिमेंटल फेज में है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनके इफ़ेक्ट क्या होते हैं। तो देखिए एडवर्स इफेक्ट में पिल की हम बात कर रहे हैं तो इससे मायोकार्डियल इंफार्क्शन का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है, सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस, वीनस थ्रोम्बोसिस, सर्वाइकल कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है विद इंक्रीजिंग ड्यूरेशन यूज़ ऑफ। अगर हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का ड्यूरेशन लंबे समय तक करते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, अल्टर्ड लिपिड प्रोफाइल जो है हमारी अल्टर्ड हो जाती है, एंड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कम हो जाते हैं। हेपेटोसेलुलर एडिनोमा का रिस्क बढ़ जाता है, गॉल ब्लैडर डिजीज़ का रिस्क बढ़ता है। एस्ट्रोजन एडवर्सली अफेक्ट द क्वांटिटी, एस्ट्रोजन जो है वो हमारी क्वांटिटी पे इफेक्ट करता है, एंड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क। प्रोजेस्टेजन ओनली पिल जो है वो कॉज करता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एंड कॉमन अनवांटेड इफेक्ट्स जो हैं वो है ब्रेस्ट टेंडरनेस, वेट गेन, हेडेक, माइग्रेन, ब्लीडिंग एंड डिस्टर्बेंस। बेनिफिशियल इफेक्ट ये है कि ऑलमोस्ट 100% इफेक्टिवनेस है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में। पिल जो है प्रोटेक्शन देती है एटलीस्ट 6 डिसीजेज से, लाइक बिनाइन ब्रेस्ट disorders like fibrocystic disease, fibroadenoma, ovarian cyst, iron deficiency anemia, pelvic inflammatory disease, ectopic pregnancy। पहला था हमारा ओरल पिल, दूसरा है डिपोर्ट फॉर्मुलेशन जिसमें इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आता है। इसमें देखिए पहला आता है प्रोजेस्टेजन ओनली इंजेक्टेबल, इसमें देखिए DMPA, डिपोर्ट, मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट, नेट-एन, नॉर इथिस्टेरोन एनेंटेट, और DMPASC दिया जाता है। तो देखिए DMPA क्या है? डिपोर्ट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट है। ये इंट्रामस्कुलरली यानी IM दिया जाता है, इन द स्टैंडर्ड डोज 150 mg दिया जाता है, यानी 150 mg दिया जाता है हर 3 महीने में, है ना, 3 महीने में, फिर 3 महीने में, हर 3 महीने के में दिया जाता है। इसका एडवांटेज ये है सेफ, इफेक्टिव और एक्सेप्टेबल है। ये लैक्टेशन को अफेक्ट नहीं करता है, और ये प्रूव किया गया है कि एक्सेप्टेबल है ड्यूरिंग द पोस्टपार्टम पीरियड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। जो पोस्टपार्टम पीरियड होता है उसमें भी ये
एक्सेप्टेबल है। डिसएडवांटेज ये है कि ये वेट गेन करता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इरेगुलर हो जाती है और इनफर्टिलिटी प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है। नेट-10 की बात करें विच इज़ नॉरएथेस्टेरोन एनाइंटेट, ये भी इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है, लेकिन इसका डोज देखिए 200 mg होता है, इसका 150 होता है। ये हर 60 डेज़ में दिया जाता है, यानी कि हर 2 मंथ्स में दिया जाएगा। ये स्लाइटली हायर होता है। अ स्लाइटली हायर प्रेगनेंसी रेट हैज़ बीन रिपोर्टेड एज़ कम्पेयर टू DMP। इसमें जो प्रेगनेंसी रेट है यानी जो फेलियर रेट है वो हायर एज़ कम्पेयर टू DMP, यानी जो DMP है वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा DMP SC 104 mg। तो देखिए ये भी 3 मंथ के इंटरवल पे दिया जाता है और 104 mg दिया जाता है रेदर देन 150 mg। इंट्रामस्कुलर फॉर्मुलेशन में ही दिया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर है, जेनेटल कैंसर है, इन सब में हमको नहीं देना है। हाई ब्लड प्रेशर है अगर, ठीक है, हार्ट, ब्लड वेसल, लीवर की अगर कोई डिसीज़ है तो भी नहीं देना है। अब आता है कॉम्बाइन इंजेक्टेबल। तो देखिए कॉम्बाइन वाले में प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों होता है, जिसको हम 30 दिन के इंटरवल पे देते हैं। साइड इफेक्ट है इसका सिमिलर टू प्रोजेस्टेरोन, जो इंजेक्टेबल्स का होता है, साइड इफेक्ट वही होता है। ठीक है, और अब हम बात करने वाले हैं पोस्ट कॉन्सेप्शन मेथड्स की। तो यानी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP एक्ट 1971 में आता है। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1977 लेज डाउन ऐसी कंडीशन अंडर विच अ प्रेगनेंसी को हमको टर्मिनेट करना है, और जो पर्सन है और द पर्सन हु कैन परफॉर्म सच टर्मिनेशन, ऐसे कौन से पर्सन है जो टर्मिनेशन करवा सकते हैं एंड कौन सी प्लेस पर ये टर्मिनेशन परफॉर्म होना चाहिए। तो कंडीशंस की बात करते हैं, किस कंडीशन में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। वेयर द कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी माइट इंडेंजर करे मदर्स की लाइफ को, या फिर इंजरी करे उसकी फिजिकल या फिर मेंटल हेल्थ को, तो उस कंडीशन में हमको टर्मिनेशन करा देना चाहिए। जहाँ पे रिस्क हो चिल्ड्रन की, कि अगर चाइल्ड जो बॉर्न होगा उसको हैंडीकेप्ड होगा ड्यू टू फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटीज़ हो तो कराएंगे। प्रेगनेंसी रेप का रिजल्ट हो तो भी हम MTP कराएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर एक्चुअल और रीजनेबली फोर्सिबल एनवायरनमेंट के लीड टू रिस्क टू इंजरी और द हेल्थ ऑफ द मदर, ऐसा एनवायरनमेंट हो जहाँ पर मदर को इंजरी हो सकती है, ठीक है, उसकी रिस्क हो हेल्थ पर। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस अगर फेल हो गई हैं तो भी कर सकते हैं। दिस इज कंडीशन इज अ यूनिक फीचर है इंडियन लॉ का एंड वर्चुअली अलाउ करता है अबॉर्शन ऑन रिक्वेस्ट, यानी हम रिक्वेस्ट से अबॉर्शन करा सकते हैं। इन व्यू ऑफ द डिफ़िकल्टी ऑफ प्रूविंग, इस व्यू में कि हम प्रूव कर सकें कि हमें डिफ़िकल्टी है उस प्रेगनेंसी से। डिफ़िकल्टी ऑफ प्रूविंग दैट अ प्रेगनेंसी वॉज नॉट कॉज्ड बाय अ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। द रिटन कंसेंट ऑफ द गार्डियन, जो रिटन कंसेंट है गार्डियन का वो नेसेसरी है कोई भी अबॉर्शन परफॉर्म करने से पहले इन वुमेन जिनकी एज 18 ईयर से कम है, एंड इन लुनेटिक्स इवन इफ दे आर ओल्डर देन 18 ईयर्स है तब भी। ऐसे पर्सन, द पर्सन और पर्सन्स हु कैन परफॉर्म अबॉर्शन, कौन से पर्सन जो है अबॉर्शन कर सकते हैं। एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसको एक्सपीरियंस हो गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में, वो परफॉर्म कर सकता है अबॉर्शन जहाँ पे प्रेगनेंसी की लेंथ जो है वो 12 वीक से ज़्यादा ना हो, ठीक है, यानी 3 मंथ से ज़्यादा ना हो। जहाँ पर प्रेगनेंसी एक्सीड करती है 12 वीक्स मीन 3 मंथ्स, यानी मोर देन 20 वीक्स यानी मोर देन 5 मंथ्स अगर है तो ओपिनियन हमको 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का नेसेसरी है टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, है ना। यानी अप टू 3 मंथ्स है या अप टू 12 वीक्स है तो कर सकते हैं, लेकिन मोर देन 20 वीक्स है 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की हमको क्या चाहिए, ओपिनियन चाहिए। If he or she has assisted RMP in the performance of 25 cases of medical termination of pregnancy in an appropriate institution, और उसने असिस्ट किए हैं ऐसे 25 केसेस, तो ही डॉक्टर में ऑल्सो क्वालिफाई टू डू MTP। डॉक्टर क्वालिफाई हो MTP करने के लिए न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। 6 मंथ ऑफ हाउसमैनशिप हो इन ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन ऑन OBGY, 3 years की प्रैक्टिस ऑन OBG फॉर दोज डॉक्टर रजिस्टर्ड बिफोर द 1977 एक्ट वॉज पास, एंड 1 year प्रैक्टिस ऑन OBG फॉर दोज डॉक्टर रजिस्टर्ड। यानी ऐसे ही डॉक्टर्स जो हैं इनको इन सब ये सारा जो एक्सपीरियंस है ये सब अगर उनको क्वालिफिकेशन है तो ही वो कर सकते हैं। अबॉर्शन कहाँ होगा, एक हॉस्पिटल स्टेब्लिश जो कि मेंटेन किया है गवर्नमेंट ने उसमें होगा। Non-government institution may also take up the abortion provided they obtain a license। Non-government institution भी कर सकते हैं लेकिन उनको एक लाइसेंस लेना होगा from the chief medical officer of the district, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा MTP भी। अब हम बात करने वाले लास्ट मेथड की जो कि है टर्मिनल मेथड। तो देखिए इसके लिए स्टेलाइजेशन के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। तो जो हस्बैंड की एज है वो ऑर्डिनरली 25 से कम नहीं होना चाहिए और 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज ऑफ द वाइफ 20 से कम नहीं होना चाहिए एंड 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मोटिवेटेड कपल के पास 2 लिविंग चिल्ड्रन होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन, एंड इफ द कपल हैज़ 3 और मोर लिविंग चिल्ड्रन देन लोअर करना चाहिए लिमिट ऑफ एज ऑफ द हस्बैंड और वाइफ में बी रिलैक्सड।
इट इज़ सफिशिएंट इफ द एक्सेप्टर डिक्लेयर करता है दैट हैविंग ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ हिज और हर स्पाउस टू अंडरगो स्टरलाइजेशन ऑपरेशन विदाउट आउटसाइड प्रेशर। आप ये कंफर्म करना चाहिए कि उसने अपने स्पाउस से कंसेंट से ही ये डिसीजन लिया है स्टरलाइजेशन का, बिना किसी आउटसाइड प्रेशर के। बात करते हैं मेल स्टरलाइजेशन की, तो देखिए वेसेक्टोमी में एक पीस ऑफ वास का एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर को रिमूव किया जाता है आफ्टर द क्लैंपिंग। एंड्स को लाइगेटेड किया जाता है एंड देन फोल्ड किया जाता है बैक ऑन देमसेल्फ एंड सूचर किया जाता है उनकी पोजीशन में, सो दैट द कट एंड जो है वो फेस करता है अवे फ्रॉम ईच अदर। इससे क्या होता है, रिकैनलाइजेशन का रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाता है। एक्सेप्टर को टोल करना चाहिए कि ही इज़ नॉट इमीडिएटली स्टेराइल, वो इमीडिएटली स्टेराइल नहीं होगा आफ्टर द ऑपरेशन, यूजुअली अंटिल अप्रॉक्सीमेटली 30 इजैकुलेशंस जो हैं वो होंगे, और इस पीरियड के दौरान उसको कोई और मेथड कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ करना चाहिए। एडवांटेज ये 100% इफेक्टिव है, स्पर्म का प्रोडक्शन होगा एंड हार्मोन का भी आउटपुट निकलेगा, बट वो स्पर्म प्रोडक्शन एंड हार्मोन आउटपुट कुल मिला के जो है वो अफेक्ट नहीं होंगे। स्पर्म प्रोड्यूस जो है वो डिस्ट्रॉयड होगा इंट्राल्यूमिनली बाय द फेगोसाइटोसिस, एंड एक सिंपलर, फास्टर और लेस एक्सपेंसिव ऑपरेशन है एज कम्पेयर टू द ट्यूबेक्टोमी इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, हॉस्पिटलाइजेशन, डॉक्टर्स ट्रेनिंग। फीमेल स्टरलाइजेशन में देखिए लेप्रोस्कोपी, द एब्डोमेन को इन्फ्लेट किया जाता है विद गैस विच इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और एयर, एंड इन द लेप्रोस्कोप इट इज़ इंट्रोड्यूस इन द एब्डोमिनल कैविटी में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है टू विजुअलाइज द ट्यूब्स, एंड वंस ट्यूब एक्सेसिबल होती हैं देन द फेलोप रिंग्स और क्लिप्स को अप्लाई किया जाता है टू एक्लूड द ट्यूब्स। एक होती है मिनी लेप्रोटोमी जो मॉडिफिकेशन है एब्डोमिनल ट्यूबेक्टोमी का। इट इज़ अ मच सिंपलर प्रोसीजर जिसमें एक स्मॉलर एब्डोमिनल इंसिजन लगता है ऑफ ओनली 2.5 to 3 सेंटीमीटर का, और ये लोकल एनेस्थीसिया के अंडर दिया जाता है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड टू बी सूटेबल प्रोसीजर भी है ये एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पर भी, PSC पे भी किया जाता है ये इन मास कैंपेन्स, यानी कई सारे लोगों का ये किया जाता है मिनी लेप्रोटोमी जिसे हम कहते हैं।